बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है इंक्रीमेंटल प्रोसेस मॉडल। इससे पहले हम काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पैराडाइम के बारे में पढ़ चुके हैं, जैसे कि क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल, इंक्रीमेंटल वाटरफॉल मॉडल, आइटरेटिव मॉडल। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे ये है इंक्रीमेंटल प्रोसेस मॉडल। ठीक है जी। तो सबसे पहले मैं इस एक डायग्राम पे जाऊंगा। ये जो सॉफ्टवेयर इंक्रीमेंटल मॉडल होता है, इंक्रीमेंटल मॉडल के अंदर हमारे पास क्या होता है, सेट ऑफ फेजेस होती हैं, जिस तरीके से प्लानिंग एंड कंट्रोल, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, डिज़ाइन, बिल्ड, टेस्ट। और ये सेट ऑफ फेजेस ऐसी होती हैं कि इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं हमारी प्रोडक्ट की, उन फंक्शनल रिक्वायरमेंट में से कुछ फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को यहाँ पे हम इम्प्लीमेंट करते हैं और फर्स्ट रिलीज हमारा यूज़र के पास चला जाता है। ठीक है। तो इस तरीके से हम, और इसके बाद मीनवाइल अगर हमारी जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स थी और इस रिलीज 1 में वो फंक्शनल रिक्वायरमेंट हमारे पास इनकॉर्पोरेट नहीं हो पाई, तो वो इस सेकेंड सेट ऑफ फेज में हमारे पास इनकॉर्पोरेट हो जाएंगी। दोबारा हम क्या करेंगे, रिक्वायरमेंट एनालिसिस से स्टार्ट करेंगे, डिज़ाइन करेंगे, बिल्ड करेंगे, टेस्ट करेंगे, और उसके बाद हमारे पास क्या है, रिलीज 2 हमारा जो है ये यूज़र के पास आ जाएगा। तो इस तरीके से क्या होता है कि रिलीज 2 में रिलीज 1 की बजाय हमारे पास मोर फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स पाई जाती हैं। ठीक है। अब क्या होता है कि इस तरीके से मीनवाइल अगर मीन टाइम यहाँ पे भी अगर कुछ हमारी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स ऐसी थी जो यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई, तो हम लोग क्या करते हैं, इनको पास ऑन कर देते हैं इस नंबर 3 सेट ऑफ फेज में। तो इस तरीके से हमारे पास क्या होता है, ये जो इंक्रीमेंटल मॉडल होता है, इसके अंदर सेट ऑफ फेजेस होती हैं। हम एक सेट ऑफ फेज से दूसरी सेट ऑफ फेज में जाते हैं। कुछ रिक्वायरमेंट जो होती हैं हमारी यहाँ पे सेट रिलीज 1 में कवर हो जाती हैं, और कुछ फंक्शनल रिक्वायरमेंट जो होती हैं रिलीज 2 में, इस तरीके से रिलीज 3। और जब तक हमारे पास सारी की सारी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं हो जाती हैं और कस्टमर जो है सेटिस्फाइड नहीं हो जाता, तो उस वक्त तक ये हमारे ये रिलीज चलते रहते हैं। तो यहाँ पे जब एंड पे हमारे पास जो प्रोडक्ट आता है, सॉफ्टवेयर आता है, वो एक ऑपरेशनल प्रोडक्ट होता है। इवन के हर एक जो रिलीज होती है उसमें जो आपके पास जो प्रोडक्ट आता है वो ऑपरेशनल होता है, यूजर उसको इजीली यूज कर सकता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हर एक रिलीज के वक्त जो हमारे पास जो यूजर था वो इन टच था विद द डेवलपमेंट टीम। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो यूज़र है हर टाइम अपडेट रहता है कि कौन सी वो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स थी इस सॉफ्टवेयर के अंदर कंप्लीट हो चुकी हुई हैं, और वो कौन सी हैं जो येट टू बी कंप्लीटेड इन आवर नेक्स्ट रिलीज। ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा जो यूज़र है वो अप टू डेट रहता है अपनी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स के साथ साथ। ठीक है जी। तो आगे चलते हैं। तो अभी हम इंक्रीमेंटल मॉडल की स्ट्रेंथ्स पे आते हैं कि इसकी स्ट्रेंथ्स क्या क्या हो सकती हैं। तो पहले क्या है कि व्हाट आर डेवलप्ड फर्स्ट, क्योंकि ये जो हमारे पास इंक्रीमेंटल मॉडल होता है इसमें हम लोग वी डेवलप हाई रिस्क और द मेजर फंक्शनैलिटीज फर्स्ट। ठीक है। जब हम हाई रिस्क और मेजर फंक्शनैलिटीज को पहले ही इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं या डेवलप कर लेते हैं, तो इससे क्या होता है कि हमारे पास टोटल कॉस्ट जो होती है वो हमारे प्रोडक्ट की या प्रोसेस मॉडल की जो टोटल कॉस्ट होती है वो कम हो जाती है। और यहाँ पे भी एक क्वेश्चन है कि हाई रिस्क या रिस्क होता क्या है। रिस्क बेसिकली क्या होता है, कॉस्ट ऑफ फेलर होती है। और कॉस्ट ऑफ फेलर जो है हम पहले से अगर एंटरटेन कर लें तो बाकी जितना भी हम काम करते रहेंगे उसमें हमारे पास कॉस्ट ऑफ फेलर कम हो जाएगी। अगर हम स्टार्ट में ही इसको देख लेते हैं तो इससे ओवरऑल हमारे जो प्रोजेक्ट पे जो कॉस्ट आ रही है वो कम होती है। ठीक है। ये भी इसकी एक स्ट्रेंथ थी कि हाई रिस्क को पहले हम डील करते हैं, तो इससे हमारे पास जो ना टोटल कॉस्ट जो प्रोजेक्ट पे लगनी है वो कम हो जाती है। तो इसमें दूसरा क्या है, व्हाट डज ईच रिलीज डिलीवर। तो हर एक रिलीज जो होता है इस इंक्रीमेंटल मॉडल में वो एक
अब इसमें क्या होता है कि हर एक जो रिलीज होता है वो प्रॉपर एक ऑपरेशनल प्रोडक्ट देता है। तो उसका फ़ायदा क्या होता है कि यूज़र इस प्रोडक्ट को यूज़ कर सकता है और ये देख सकता है कि कौन सी रिक्वायरमेंट्स अभी फुलफिल हो चुकी हुई हैं, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, और कौन सी भी रहती हैं। तो इससे यूज़र भी इन टच रहता है और जो है उसको इन डेप्थ पता होता है कि मेरे प्रोजेक्ट में क्या कुछ हो रहा है। ठीक है, और इसके बाद क्या, कैन कस्टमर यूज़ ईच बिल्ड? यस, कस्टमर कैन रिस्पॉन्ड टू द ईच बिल्ड। हर एक बिल्ड जो होती है, हर एक रिलीज होती है, कस्टमर उसको रिस्पॉन्स कर सकता है इस मॉडल के अंदर। तो ये भी बहुत बड़ा फ़ायदा है, क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स भी चेंज हो जाती हैं, उसका माइंड भी चेंज होता रहता है, तो उसकी रिक्वायरमेंट्स को एडिशनल भी होती हैं, हो सकती हैं। तो ये इस मॉडल में हम उनको भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। तो इज देयर एनी टाइम कॉन्स्टेंट टू द प्रोडक्ट डिलीवरी? तो प्रोडक्ट डिलीवरी क्या होती है कि पहले जो रिलीजेज होते हैं इसमें फर्स्ट होते हैं। जो फर्स्ट जो डिलीवरी होती है इसकी, ये बहुत फास्ट होती है। तो इसका फ़ायदा ये हो जाता है कि अगर कहीं पे हमें ऐसे प्रोडक्ट की ज़रूरत है, जल्दी हमें प्रोजेक्ट बना के देना है, तो हम लोग क्या करते हैं कि फ़र्स्ट डिलीवरी इसकी बहुत ज़्यादा जो है ना फास्टर होती है। तो यहाँ पे भी इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, जहाँ पे आपको जल्दी प्रोडक्ट का फर्स्ट वर्जन चाहिए होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं जी। आगे है इंक्रीमेंटल मॉडल की वीकनेसेस। अब इसकी एक वीकनेस क्या होती है, क्वेश्चन एक रेज हो सकता है कि व्हाट इज रिक्वायर्ड अर्ली इन दिस मॉडल। ठीक है, तो ये भी इसकी वीकनेस है, क्योंकि इस इंक्रीमेंटल मॉडल को यूज करने के लिए हमें क्या रिक्वायर्ड होता है, वी रिक्वायर्स अर्ली डेफिनेशन ऑफ ए कंप्लीट एंड फुल्ली फंक्शनल सिस्टम टू अलाउ फॉर द डेफिनेशन ऑफ द इंक्रीमेंट्स। ठीक है, हमें क्या करना होता है कि सबसे पहले हमें हमारे पास एक फुल्ली फंक्शनल सिस्टम की जितनी भी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं हमें पता होनी चाहिए, और हमारे पास ऐसे एक्सपर्ट होने चाहिए जो उनको डिवाइड कर सकें, कैटेगराइज कर सकें कि फंक्शनल के हाई रिस्क फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स कौन सी हैं, लो रिस्क फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स कौन सी हैं। तो अगर हमारे पास ऐसे एक्सपर्टीज ना हो और ऐसे लोग ना हो टीम के अंदर, तो उस टाइम मसला हो सकता है हमारे पास। तो ये एक इसका ड्रॉबैक है कि ऐसे प्रोजेक्ट्स जिनमें हमें जो है हमारे पास एक्सपर्ट ना हो अपने हाई रिस्क और लो रिस्क फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को कैटेगराइज करने के लिए, तो वहाँ पे ये मॉडल जो है वो फेल हो सकता है। ठीक है, और दूसरी क्या हो सकती है इसकी जो वीकनेस है, हाउ डज दिस मॉडल डील विद द कॉस्ट ऑफ द कंप्लीट सिस्टम। ठीक है, तो कंप्लीट सिस्टम की कॉस्ट क्या होती है अगर हम इस मॉडल को फॉलो करें, तो टोटल कॉस्ट ऑफ टू कंप्लीट दिस सिस्टम इज हाई। तो ये जब हम मॉडल यूज करते हैं इंक्रीमेंटल मॉडल, तो इसमें हमारी टोटल कॉस्ट ज्यादा होती है। क्यों ज्यादा होती है, क्योंकि हमें हर रिलीज में एक सेट ऑफ फेज से बार बार गुजरना पड़ता है। जैसे कि रिलीज 1 है वो कब आई थी, प्लानिंग के बाद डिजाइन, इम्प्लीमेंटेशन, टेस्टिंग, और रिलीज 1 तब आया था। इस तरीके से जब हम रिलीज 2 पे जाएंगे तो उस वक्त भी हम इन सारी की सारी 6 स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। तो इस वजह से टोटल जो हमारे पास जो कॉस्ट हो जाती है इस मॉडल की, वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। ठीक है, और अभी हम आगे चलते हैं जी अगली स्लाइड पे। तो अभी हम जो है इस स्लाइड पे आते हैं कि व्हेन टू यूज द इंक्रीमेंटल मॉडल, कि इंक्रीमेंटल मॉडल हम कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्या है कि जब हमारे पास क्या होता है, स्टाफिंग जो है वो अनअवेलेबल होती है फॉर द कंप्लीट इम्प्लीमेंटेशन बाय द बिजनेस डेडलाइन। हमारे पास जो है वो प्रोजेक्ट डिलीवर करने की डेडलाइन बहुत कम है और हमारे पास स्टाफ भी नियर है और हमारे पास स्टाफ बहुत कम है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इंक्रीमेंटल मॉडल को फॉलो कर सकते हैं। इंक्रीमेंटल मॉडल में क्या होगा कि जितना स्टाफ आपके पास अवेलेबल है आप उसको जो बेसिक फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं उन पर लगा दें, और आप क्या करें, अपने जो फर्स्ट रिलीज है जो ऑपरेशनल प्रोडक्ट है वो क्लाइंट को दे दें, ताकि क्लाइंट इसमें बिजी हो जाए, और विद द पैसेज ऑफ टाइम जब आपके पास स्टाफ जब बाद में आ जाए और तो उसमें आप इंक्रीमेंटल चेंजेस करके रिलीज 2 उसको डिलीवर कर दें। ठीक है, और दूसरा क्या है, द मोस्ट ऑफ द रिक्वायरमेंट्स आर नोन अपफ्रंट। तो क्या हो सकता है कि नॉर्मली हमारे पास क्या होता है कि कुछ ऐसी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो हमें इस टाइम पता नहीं होती और एक्सपेक्टेड होती हैं कि फर्दर कुछ टाइम के बाद हमारे सामने आएंगी। तो उस केस में भी ये इंक्रीमेंटल मॉडल बहुत अच्छा है, वहाँ पे हम यूज कर सकते हैं कि जो रिक्वायरमेंट्स हमारे पास हैं इस टाइम उस पर काम कर लें और विद द पैसेज ऑफ टाइम
और बाद में अगर कोई भी हमारे पास रिक्वायरमेंट्स आती हैं ताकि हम उस पर काम कर सकते हैं। और तीसरा क्या है, नीड टू गेट द बेसिक फंक्शनैलिटी। कभी कभी क्या होता है कि हमें प्रोजेक्ट दे दिया जाता है और हमें ये कहा जाता है कि इसकी जो बेसिक फंक्शनैलिटीज आप डाल दें और इसको मार्केट में डिलीवर करें ताकि इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और लोग इसको यूज़ कर सकें। तो उस केस में भी इंक्रीमेंटल मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ है जो कि हम यूज़ कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं कि नीड टू गेट बेसिक फंक्शनैलिटी टू द मार्केट अर्ली। और चौथा क्या है, एंड ऑन प्रोजेक्ट्स which have lengthy development schedule। कुछ प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जिनका जो स्केड्यूल है तो बहुत लेंथी होता है, बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा होता है। तो उस केस में आप ये नहीं कर सकते कि एक ही प्रोजेक्ट को पकड़ के बैठ जाएं। तो आप लोग क्या करते हैं, इंक्रीमेंटल मॉडल यूज़ करते हैं। कुछ लोग आपकी कुछ फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स पे काम कर रहे होते हैं और बाकी अपना टाइम जो है वो पैरेलल में दूसरे प्रोजेक्ट्स को भी दे रहे होते हैं। तो लेंथी प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के लिए भी जो है इस इंक्रीमेंटल मॉडल को यूज़ किया जा सकता है। और लास्ट वन क्या है कि हमारे पास कभी कभी न्यू टेक्नोलॉजी आ जाती है, तो न्यू टेक्नोलॉजी को स्टार्ट में इसको यूज़ करना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। तो उस केस में भी इंक्रीमेंटल मॉडल यूज़ करते हैं ताकि जिस फंक्शनैलिटी का हमें पता है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड उसको हम यूज़ करें, प्रोजेक्ट को बनाएं, सॉफ्टवेयर को बनाएं और उसके बाद जैसे ही हमारी नो हाउ होती जाती है उस टेक्नोलॉजी के साथ, तो उसके साथ साथ हम अपना इंक्रीमेंटल मॉडल भी की डिफरेंट रिलीजेज डिलीवर करते जाएँ अपने कस्टमर को। ठीक है जी। तो अब हम ज़रा इस टेक्स्ट पे चलते हैं। हमारा वो तो हम डायग्राम से इसको एक्सप्लेन कर रहे थे। तो हमारा टेक्स्ट जो है ये क्या कहता है इस इंक्रीमेंटल प्रोसेस मॉडल से। तो क्या होता है कि फर्स्ट सिंपली वर्किंग सिस्टम इम्प्लीमेंटिंग ओनली अ फ्यू बेसिक फीचर्स। हम क्या करते हैं, इसमें फ्यू बेसिक फीचर्स को इम्प्लीमेंट करते हैं, उसको बिल्ड करते हैं और इसको जो है ना कस्टमर को डिलीवर कर देते हैं। ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, then thereafter many successive iteration versions are implemented and delivered to the customer until the desired system is realized। होता क्या है कि स्टार्ट में हम अपनी जितनी भी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनको कैटेगराइज कर लेते हैं। ठीक है। कुछ फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स जो हाई रिस्क वाली होती हैं पहले वर्जन में हम उनको इम्प्लीमेंट करते हैं और विद द सक्सेसिव जो हमारे पास जो अगली इटरेशंस होती हैं उनमें कम रिस्क वाली जो हमारे पास जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनको इनकॉर्पोरेट कर रहे होते हैं। तो इस डायग्राम में जिस तरह देखा जा सकता है कि पहले कुछ हाई रिस्क हमारे पास रिक्वायरमेंट्स थी जिनको हमने रिप्रेजेंट किया ए से, उनको हमने इम्प्लीमेंट करके ये रिलीज कर दिया और ऑन द टॉप ऑफ इट लो रिस्क जो हमारे पास जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स थी उनको हमने इसके साथ एम्बेड किया और वर्जन 2 हमने रिलीज कर दिया। इस तरीके से हमने यहाँ पे वर्जन 3 किया और यहाँ पे देखा जा सकता है ये जो हमारे पास सी होगा ये हमारे पास लो रिस्क जो रिक्वायरमेंट्स होंगी जहाँ पे इनकॉर्पोरेट हो रही होंगी। तो ये रिलीज 3 है, ये रिलीज 2 है, ये रिलीज 1 है। हाई रिस्क से हम लो रिस्क फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे देखा जा सकता है ABC आर द मॉड्यूल्स ऑफ द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट दैट आर इंक्रीमेंटली डेवलप्ड एंड डिलीवर्ड। इंक्रीमेंटली हम डेवलप क्या कर रहे हैं, डिलीवर कर रहे हैं। इंक्रीमेंटल प्रोसेस मॉडल इज आल्सो नोन एज अ सक्सेसिव वर्जन मॉडल। तो सक्सेसिव वर्जन मॉडल भी हम इसको बोलते हैं। ये भी हम डायग्राम देख चुके हैं, ये भी सारी चीज़ें देख चुके हैं। अब देखते हैं कि हमारे पास जो इसका जो लाइफ साइकिल होता है इंक्रीमेंटल जो हमारे पास जो मॉडल है इसमें इसके लाइफ साइकिल में हमारे पास कौन कौन सी एक्टिविटीज होती हैं। तो पहली क्या है कि रिक्वायरमेंट्स ऑफ द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आर फर्स्ट ब्रोकन डाउन। जिस तरह मैंने पहले भी आपको बताया कि रिक्वायरमेंट्स को पहले ब्रोक डाउन करते हैं सेवरल मॉड्यूल्स सो दैट दे कैन बी इंक्रीमेंटली कंस्ट्रक्टेड एंड डिलीवर्ड। हम इसको हमारी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनको ब्रेक डाउन करते हैं ताकि डिफरेंट रिलीजेज में उनको हम यूज़ कर सकें। और इसके बाद क्या होता है कि एट एनी टाइम द प्लान इज मेड जस्ट फॉर द नेक्स्ट इंक्रीमेंट एंड नॉट फॉर एनी काइंड ऑफ द लॉन्ग टर्म प्लान। तो हर टाइम हर एक रिलीज के वक्त जो हमारे पास नेक्स्ट जो प्लानिंग होती है वो नेक्स्ट रिलीज के लिए ही होती है। हम ये नहीं कर सकते कि फाइनल प्रोडक्ट के लिए प्लानिंग करने लग जाएं। हमेशा प्लानिंग क्या होती है, जो नेक्स्ट हमारे पास जो फेज आने वाली होती है उसके अंदर जो हमने फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को इनकॉर्पोरेट करना है सिर्फ उन्हीं की प्लानिंग की जाती है, ना कि पूरे के पूरे कंप्लीट प्रोजेक्ट की प्लानिंग की जाती है। ठीक है। इट इज़ ईजियर टू मॉडिफाई द वर्जन एज पर द नीड ऑफ द कस्टमर। तो इसके बाद क्या होता है कि हमारे कस्टमर की नीड के मुताबिक भी हम वर्जन रिलीज कर सकते हैं। मीन्स अगर हमें कस्टमर कोई अपनी मर्जी से कोई रिक्वायरमेंट फंक्शनल रिक्वायरमेंट कहे कि इसको पहले डालें तो हम इसको अपनी कस्टमर की नीड के मुताबिक चेंज भी कर सकते हैं। मीन्स कि जहाँ पे जो प्लानिंग हमने की हुई है हम उसको भी चेंज
इसके बाद क्या है कि डेवलपमेंट टीम फर्स्ट अंडरटेक्स टू डेवलप द कोर फीचर्स। जो डेवलपमेंट टीम होती है सबसे पहले जो कोर फीचर्स होते हैं ताकि हमारे कॉस्ट कम हो सके उनको क्या करती है, सबसे पहले डेवलप करने की कोशिश करती है। वंस द कोर फीचर्स आर फुली डेवलप्ड, जब जो कोर हमारे पास फीचर्स होते हैं अच्छे तरीके से डेवलप हो जाते हैं तो बाकी जो फीचर्स होते हैं हम नेक्स्ट रिलीजेस के अंदर इनकॉर्पोरेट कर रहे होते हैं। और इसका मकसद क्या होता है, ऐसे फीचर्स की कैटेगराइज करने का हाई डेंसिटी रिस्क से लो डेंसिटी रिस्क तक, ताकि हमारे पास ओवरऑल जो इसकी जो कॉस्ट है वो कम हो सके। इसके बाद क्या है कि ईच इंक्रीमेंटल वर्जन इज यूजुअली डेवलप्ड यूजिंग एन आइटरेटिव वाटरफॉल मॉडल। यहाँ पे देखें एक और एक्टिविटी है, यहाँ पे इस डायग्राम को देखें कि हमारी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं सबसे पहले इनको हम ब्रेक डाउन करते हैं। यहाँ पे कुछ हाई रिस्क रिक्वायरमेंट्स रखते हैं, कुछ लो रिस्क रखते हैं, उससे लो रिस्क, और एंड पे जो वर्जन एन है उसमें सबसे कम रिस्क की जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे रखते हैं। पहले हम रिक्वायरमेंट्स का ब्रेक डाउन करते हैं। जो पहला जो सेट ऑफ फेज है इसके अंदर हम सारे के सारे 6 फेजेस से गुजरते हैं, और उसके बाद एक फेज से दूसरे फेज तक आते हुए हम 2 चीज़ें एडिशनल डाल रहे होते हैं। एक रिलीज से दूसरी रिलीज तक आते हुए हम 2 नई चीज़ें डाल रहे होते हैं। एक तो जो हम फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स का ब्रेकडाउन कर चुके हुए हैं इनको कॉर्पोरेट करते हैं, और दूसरा क्या है कि जो वर्जन 1 रिलीज हुआ है उस वक्त जो कस्टमर है, जो यूज़र है, कुछ रिव्यूज़ दे सकता है, तो उस रिव्यूज़ की बेस पे भी हमारे पास कुछ रिक्वायरमेंट्स आ सकती हैं, उनको भी यहाँ पे हम इनकॉर्पोरेट कर रहे होते हैं। इस तरीके से रिलीज 3, रिलीज एन हम इस तरीके से चलते हैं। तो आइए हम टेक्स्ट भी यहाँ पे देख लेते हैं क्या कहता है। एज ईच सक्सेसिव वर्जन ऑफ द सॉफ्टवेयर इज कंस्ट्रक्टेड एंड डिलीवर्ड, नाउ द फीडबैक ऑफ द कस्टमर इज टू बी टेकन and these were then incorporated in the next release। तो कस्टमर का रिस्पांस भी हम अगले वर्जन में देख रहे होते हैं, दूसरा जो हमने ब्रेक डाउन किया रिक्वायरमेंट्स का वो भी हम इस वर्जन में देख रहे होते हैं। ईच वर्जन ऑफ द सॉफ्टवेयर हैव मोर एडिशनल फीचर्स ओवर द प्रीवियस वन। तो हर दफ़ा जो न्यू एडिशनल फीचर्स हम एडअप करते जाते हैं, और इससे हमारे जो जितने भी फीचर्स हैं वो एडअप होते जाते हैं। इसके बाद क्या होता है कि आफ्टर द रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग एंड स्पेसिफिकेशन, रिक्वायरमेंट्स आर देन स्प्लिटेड इनटू द सेवरल डिफरेंट वर्जन स्टार्टिंग विद द वर्जन एन। जैसे डायग्राम में मैंने बताया कि जो आपके पास जो जितनी भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं आप उनको वर्जन्स के मुताबिक डिवाइड कर लेते हैं, हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी रिस्क रिक्वायरमेंट्स पे। इन ईच सक्सेसिव इंक्रीमेंट नेक्स्ट वर्जन इज कंस्ट्रक्टेड एंड देन डेवलप्ड एट द कस्टमर साइड। न्यू रिलीज किया जाता है वर्जन और विद न्यू फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। ठीक है जी। इसके बाद क्या होता है, आफ्टर द लास्ट वर्जन सेवरल वर्जन एन इट इज नाउ डिप्लॉयड एट द क्लाइंट साइड। तो जो आखिरी जो एन वर्जन एन होता है उसको हम क्लाइंट साइड पे क्या कर देते हैं, डिप्लॉय कर देते हैं। अब हम देखते हैं कि इसकी कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। इंक्रीमेंटल मॉडल जो होता है इसकी 2 टाइप्स होती हैं। एक क्या होता है, स्टेज डिलीवरी मॉडल होता है कि हमारे पास जो सब सिस्टम्स हैं हम अपने सिस्टम टोटल सिस्टम को 2 में डिवाइड कर लेते हैं। पहले सिस्टम 1 पे काम करते हैं इंक्रीमेंटल मॉडल को यूज़ करते हुए, जब ये कंप्लीट हो जाता है तो फिर सिस्टम 2 पे हम काम करते हैं, यहाँ पे भी इंक्रीमेंटल मॉडल लगाते हैं। लेकिन हम इनको पैरेलल में नहीं चला रहे थे, एक सिस्टम कंप्लीट होता है तो सीक्वेंस में दूसरा आता है। ये स्टेज डिलीवरी मॉडल होता है। दूसरा क्या होता है, यहाँ पे पैरेलल डेवलपमेंट मॉडल होता है। इसमें क्या होता है कि हम अपने पूरे होल सिस्टम को 2 सब सिस्टम में डिवाइड कर लेते हैं जो पैरेलल में काम कर रहे होते हैं। और अब इसमें क्या होता है कि सिस्टम पैरेलल में हम 2 टीम बना लेते हैं, दोनों पैरेलल में काम कर रही होती हैं और दोनों पे हम इंक्रीमेंटल मॉडल पैरेलल में लगा रहे होते हैं। ठीक है, तो ये पैरेलल डेवलपमेंट मॉडल होता है। इसके साथ हम ये चीज़ें सारी सारी देख चुके हुए हैं कि व्हेन टू यूज़ दिस सॉफ्टवेयर सॉरी इंक्रीमेंटल मॉडल के जहाँ पे हमें जो है कंप्लीट रिक्वायरमेंट्स का पता नहीं होता, हमें ये हमारी ये एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि बाद में भी कुछ रिक्वायरमेंट्स हमारे सामने आ सकती हैं, वहाँ पे यूज़ करते हैं। जब हमारे पास जो है बहुत लेंथी स्केड्यूल्स होते हैं प्रोजेक्ट के, इसके अलावा नई टेक्नोलॉजी हमारे पास यूज़ हो रही होती है, हमारे पास रिस्क बहुत हाई होते हैं और हमें अर्ली रियलाइजेशन ऑफ द बेनिफिट्स हमें रिक्वायर्ड होती है, वहाँ पे यूज़ होता है। इसके एडवांटेजेस भी पहले भी हम लोग देख चुके हुए हैं कि ये एक तो डिवाइड एंड कॉन्कर के थ्रू हम चलते हैं, तो इससे हमारा जो है ना हमारे टास्क की ब्रेकडाउन बहुत आसानी हो जाती है। इसके अलावा जो है इनिशियल जो डिलीवरी होती है ये लो कॉस्ट होती है इसकी, और इसके अलावा इंक्रीमेंटल रिसोर्सेज डेवलपमेंट होती है कि साथ
रिसोर्सेज कम हैं और तो हम पहले कम रिसोर्स पे काम कर सकते हैं, उसके साथ हम इंक्रीमेंटल रिसोर्सेज को डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस में क्या है, इसमें एक होती है कि हमें सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है कि हमें वेल डिफाइंड प्लानिंग की ज़रूरत होती है ताकि हम, और एक्सपर्ट लोगों की ज़रूरत है ताकि हम अपनी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स का ब्रेक डाउन कर सकें हाई रिस्क से लो रिस्क की तरफ। और अगर हमारे पास ये एक्सपर्टीज़ नहीं है, एक्सपर्ट लोग नहीं है और हमारे पास स्टाफ नहीं है, तो ये मॉडल फेल भी हो सकता है। और टोटल कॉस्ट इसकी लो नहीं होती, बहुत हाई होती है, ये भी एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। और इसके अलावा जो है हमें सारे के सारे जितने भी मॉड्यूल्स होते हैं, वी नीड वेल डिफाइंड मॉड्यूल इंटरफेसेस आर रिक्वायर्ड। ठीक है, तो इसके साथ ही हमारा ये प्रोजेक्ट, ये लेक्चर ख़त्म होता है। तो मैं आपको यही कहूँगा कि आपने क्या करना है कि जितनी भी स्लाइड्स हैं सबसे पहले आपने माइंड में बैठा लेना है कि इसके अंदर टॉपिक कौन कौन से हैं, इनकी कैटेगराइज कर लेना है, और फिर आपने इन सारे के सारे टॉपिक्स को कंपैरिजन करना है जो पहले हम जितने भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल्स पढ़ चुके हैं, ताकि जब कंपैरिजन के साथ आप लोग पढ़ेंगे तो ये जितने भी न्यू कॉन्सेप्ट्स हैं इनको कैच करना आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो इसके साथ ही ये लेक्चर ख़त्म होता है। अल्लाह हाफिज़।